Good morning student, myself सीमा मिश्रा फ्रॉम शिव ज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा। बच्चों, आज हम अपनी हिंदी वसंत से पाठ 13 और 14 का दोहरान करने जा रहे हैं। तो आप सभी अपनी बुक ओपन रखिएगा बच्चों, वहाँ हम पाठ 13 देखेंगे। पाठ 13, मैं सबसे छोटी हूँ। कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत, और सुमित्रा नंदन पंत ने अपने एक छोटी बालिका के माध्यम से कैसे बताया है कि बालिका माँ का स्नेह पाने के लिए छोटी रहना चाहती है। पाठ 13, मैं सबसे छोटी हूँ। बालिका का छोटी रहकर माँ का स्नेह पाना, क्योंकि बालिका जो है वो अपनी माँ से कह रही है कि वह सदैव छोटी रहना चाहती है और माँ के पास रहना चाहती है और माँ का स्नेह सदैव पाना चाहती है। माँ द्वारा बड़ा बनाकर चलना, क्योंकि बालिका कह रही है यहाँ पर कि जब माँ बच्चों को बड़ा बना देती है तो सारी जो जिम्मेदारियाँ हैं वो बच्चों पर आ जाती है और माँ फिर उनका साथ छोड़ देती है। यहाँ इस कविता में यही बताया है कि जब बड़ा बना देते हो माँ तो फिर उसके बाद हमें उतना प्यार नहीं देते या हमारे साथ उतना लगाव नहीं रखते, हमें सभी काम अपने आप करने पड़ते हैं। लेकिन छोटे रहने पर जब आप सारे कार्य हमारे करते हो तो ये लगता है कि माँ का साथ बना हुआ है, और बड़ा बनाने पर आप हमें बड़ा बनाकर छलते हो, धोखा देते हो और हमसे हमारा अपना स्नेह या अपना हाथ छुड़ा लेते हो। माँ के आंचल की छाया में रहने की कामना। अब बच्ची जो है छोटी बालिका वो चाहती है कि सदैव वह माँ के आंचल की छाया में, यानी माँ का आंचल उसके साथ रहे, वो जहाँ भी रहे माँ उसके साथ रहे, उठना बैठना जो भी है वो माँ के साथ रहे, माँ का जो साथ है उससे दूर ना हो। यही उसकी कामना है कि माँ उसके पास सदैव रहे, माँ का आंचल उस पर सदैव बना रहे। बिना डर व इच्छा के चंद्रोदय देखना, और बिना किसी डर के, बिना किसी इच्छा के माँ की गोद में या माँ के साथ रहना। कोई भी जब माँ का साथ होगा तो वो चाहती है कि उसकी कोई भी ऐसी इच्छा नहीं है कि माँ के अलावा वो किसी और इच्छा को रखती हो, और ना ही वो चाहती है कि कोई और वो इच्छा रखती है। और ये कहती है कि जब भी तुम मेरे साथ हो और रात में हम इसी तरीके से रहें और तुम मुझे चंद्रोदय होते हुए दिखाओ, ताकि मुझे ये लगे कि तुम्हारा साथ जो है माँ वो मेरे ऊपर सदैव बना हुआ है। तो बच्चों, इस तरीके से इस कविता में ये बताया है कि छोटी बालिका सदैव छोटी रहना चाहती है और माँ का साथ या माँ का आंचल उस पर सदैव बना रहे, यही उसकी कामना है। अब आ जाते हैं बच्चों हम इसके इंटरनल क्वेश्चन पर। आंतरिक प्रश्न मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताए हैं, एक बार मैं फिर से यहाँ रिवाइज कर रही हूँ, दोहरा रही हूँ। प्रश्न नंबर 1 है, बालिका किसका आंचल पकड़कर चलती है? तो उत्तर है माँ का। उसके बाद है, माँ बालिका को किसकी कहानी सुनाती है? परी की। और फिर उसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, ऐसी बड़ी न हूँ मैं कवि ने मैं शब्द किसके लिए प्रयोग किया है? तो छोटी बालिका के लिए। आगे हम इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं बच्चों। अब आते हैं बच्चों हम प्रश्न उत्तर पर। प्रश्न में दिया गया है नंबर 1 पर, कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है? उत्तर, कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना इसलिए की गई है जिससे कि लंबे समय तक नंबर 1 पर माँ का प्यार तथा आंचल की छाया मिलती रहेगी। माँ का जो प्यार है, माँ का जो आंचल है वो सदैव हम पर बना रहे, इसलिए वे छोटे रहने की कल्पना कर रही है। नंबर 2 पे दिया है, विभिन्न प्रकार के खिलौने मिलते रहें ताकि खिलौने जो हैं बचपन में जो छूट जाते हैं वो सदैव उनके साथ रहें। नंबर 3 पे दिया है, माँ द्वारा परियों की कहानियाँ सुनने को मिलती रहे, और माँ छोटे बच्चों को जिस प्रकार अलग अलग कहानियाँ सुनाती है, परियों की कहानियाँ सुनाती है, वैसे ही सदैव जीवन में छोटे रहने पर बच्चों को ये कहानियाँ सुनने को मिलती रहे। प्रश्न नंबर 2, कविता में ऐसी बड़ी न हूँ मैं क्यों कहा गया है? उत्तर, एक बालिका छोटी रहकर माँ के साथ रहना पसंद करती है, वह ऐसी बड़ी बनना पसंद नहीं करती जिससे वे माँ का प्यार दुलार ना पा सके।
बड़ी बनकर वह माँ के प्यार को खोना नहीं चाहती। वो चाहती है कि वो सदैव छोटी रहे और माँ का प्यार उस पर सदैव बना रहे। इसलिए इस कविता में ऐसी बड़ी न हूँ मैं की कामना की गई है कि मैं ऐसी बड़ी नहीं बनना चाहती जिससे माँ का प्यार ना मिले या मैं माँ से दूर हो जाऊँ। प्रश्न नंबर 3, आशय स्पष्ट कीजिए। हाथ पकड़ दिन रात, यहाँ आशय है। इन पंक्तियों का आशय ये है कि बड़े हो जाने पर उसका साथ माँ से छूट जाता है। जिस तरह छोटे रहने पर माँ हमेशा बच्ची के साथ रहकर समय तथा प्यार देती थी, वैसा अब नहीं करती है। वे हमेशा माँ का साथ चाहती है। यहाँ बताया है कि किस तरीके से वह माँ के साथ रहना चाहती है और बड़े हो जाने पर कैसे माँ थोड़ा सा बच्चों को उतना प्यार नहीं दे पाती है और बच्ची चाहती है कि वो ऐसी बड़ी ना बने और माँ का साथ हमेशा उसके साथ बना रहे। प्रश्न नंबर 4 पे आ जाते हैं बच्चों। मैं सबसे छोटी हूँ, कविता के कवि का नाम बताइए। यहाँ इस कविता के कवि का नाम हमने पढ़ा है। कविता के उपयुक्त कविता के कवि का नाम सुमित्रा नंदन पंत है। प्रश्न नंबर 5, छोटी बच्ची की क्या इच्छा थी। अब यहाँ बताना है कि उस बच्ची की क्या इच्छा थी। छोटी बच्ची की माँ की गोद में सोने की इच्छा थी। वह माँ की गोद में सोना चाहती थी, इसलिए उसकी इच्छा क्या थी कि वह सदैव माँ के साथ रहे और माँ की गोद में सोने की उसकी इच्छा थी। तो बच्चों, आज जो हम पाठ पढ़ रहे हैं वो है लोकगीत। लोकगीत के बारे में आप सभी जानते हैं बच्चों। लोकगीत वो होते हैं जो जनता के द्वारा बनाए गए होते हैं और जनता जिन्हें बहुत ही खुश होकर अपने इसका प्रयोग करती है या इसको गाती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं लोकगीत और शास्त्रीय संगीत में अंतर। लोकगीत जो जनता के द्वारा बनाए जाते हैं इसलिए लोगों को अत्यधिक प्रिय होते थे। शास्त्रीय संगीत वो संगीत होते थे जिनमें ध्यान रखा जाता था कि कैसे उसके सुर होंगे, कैसे उसे गाया जाएगा। क्योंकि शास्त्रीय संगीत कुछ नियमों में बंधा होता था, इसलिए लोग उसे ना तो गा सकते थे और ना ही समझ सकते थे। वही लोग इसे समझ सकते थे जिन्होंने इसकी शिक्षा ली है या इसके द्वारा ज्ञान प्राप्त किया है। लोकगीत के प्रति प्रेम, क्योंकि लोगों के द्वारा बनाया गया गीत होते हैं तो लोग इसे अत्यधिक प्रेम करते हैं। हर अवसर पर जहाँ भी उन्हें अवसर मिलता है इन गीतों का प्रयोग करके वह जीवन को आगे बढ़ाते हैं और जीवन में आनंद महसूस करते हैं। यानी इन गीतों का प्रयोग वह सभी अवसरों पे, विवाह है या घर में कोई भी प्रोग्राम है, त्यौहार है, उनमें इनका प्रयोग किया जाता है। रोज़मर्रा के जीवन को गीतों में लाना। जो लोकगीत होते हैं वहाँ जो जनता है वो रोज़मर्रा जो प्रतिदिन की जो जीवनचर्या होती है उन्हें ही गीतों में ढाल देती थी और इसलिए ये गीत लोगों को अत्यधिक प्रिय होते थे और लोगों ने इन्हें रोज़मर्रा के जीवन से उठाया, इसलिए लोग इन्हें बहुत ही आनंद के साथ अनुभव करते थे और गाते थे। अलग अलग सुर व राग से गाना, क्योंकि लोकगीत जो है अलग अलग सुरों में, जैसी जनता जहाँ जहाँ क्षेत्र होते थे, जिस जिस क्षेत्र में जाती थी उस क्षेत्र में उन्हीं सुरों का, उन्हीं राग का प्रयोग करती थी। क्योंकि ये इसमें लचीलापन होता है, लोच होती है, यानी ये बदले जा सकते हैं, इसलिए लोग इन्हें अत्यधिक प्रिय होते थे लोगों को और लोग इन्हें पसंद भी करते थे। औरतों द्वारा गीतों को सृजना। अब लोकगीत जो ऐसे गीत थे जिन्हें औरतों ने सृजा, यानी कि संभालना सीखा और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये क्या होते गए, आगे बढ़ते गए। औरतों ने इन्हें संभाला और आगे आगे इसे बढ़ाती गई। अलग अलग अवसरों पर अलग अलग गीत गाना, और ये जो लोकगीत हैं वो अलग अलग अवसरों पर गाए जाते हैं और अलग अलग ये गीत होते हैं। जब भी कोई त्यौहार आते हैं और या फिर घर में कोई शादी या कोई उत्सव होते हैं, वहाँ ये अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग राग से गाए जाते हैं।
गुजरात का गरबा, गीतों में जीवन का आनंद। आप सभी ने पढ़ा था पाठ में कि गुजरात में गरबा जो नृत्य है वो किया जाता है साथ में। तो इस तरीके से बच्चों लोकगीत जो हैं, क्योंकि जनता के द्वारा बनाए गए हैं इसलिए लोगों को अत्यधिक प्रिय होते हैं और लोग इन्हें जब भी अवसर मिलता है अपने ही राग में, अपने ही सुर में गाकर जीवन का आनंद महसूस करते हैं। तो इस तरीके से लोकगीत जीवन को आनंद देने वाले गीत कहलाते हैं। तो बच्चों हम पाठ 14 के पहले आंतरिक प्रश्न देख लेते हैं। शास्त्रीय संगीत के सामने किसको हे यानी नीची दृष्टि से देखा जाता है? तो उत्तर हो गया हमारा लोकगीतों को। प्रश्न नंबर 2, अधिकतर लोकगीतों की रचना कौन करता है? गांव के लोग। और प्रश्न नंबर 3 पर आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 3 है गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन कौन सा है? तो अभी हमने पढ़ा है गरबा। आगे बढ़ते हैं हम बच्चों प्रश्न उत्तर पर। क, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, हमारे यहाँ स्त्रियों के खास गीत कौन कौन से हैं? तो हम उत्तर देखते हैं बच्चों। त्योहारों पर नदियों में नहाते समय के, नहाने जाते हुए राह के, विवाह के, मटकोर ज्योनार के, संबंधियों के लिए प्रेमयुक्त गाली के, जन्म आदि सभी अवसरों के अलग अलग गीत हैं जो स्त्रियां गाती हैं। यानी कि ये गीत हैं जो स्त्रियां अधिकतर प्रयोग में लाती हैं, इसलिए इन्हें स्त्रियों के गीत के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 2, लोकगीत शास्त्रीय संगीत से किस प्रकार भिन्न होते हैं? उत्तर, लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न होते हैं। प्रश्न नंबर 3, निबंध में लोकगीतों के किन पक्षों की चर्चा की गई है? बिंदुओं के रूप में उन्हें लिखिए। तो उत्तर देखते हैं बच्चों। निबंध में लोकगीतों के निम्न पक्षों की चर्चा की गई है। इन पॉइंट्स यानी बिंदुओं के बारे में बताया गया है। नंबर 1 पे दिया है लोकगीतों की रचना का विषय और रचनाकार। नंबर 2 पे है गायन शैली, राग, सहायक वाद्य यंत्र। नंबर 3 पे है लोकगीतों की भाषा, लोकगीतों के प्रकार। नंबर 4 पे है लोकगीतों के साथ चलने वाले नृत्य। ये जो बिंदु हैं इनके द्वारा ही लोकगीतों को आगे बढ़ाया गया है। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। निबंध के आधार पर और अपने अनुभव के आधार पर आप लोकगीतों की कौन सी विशेषताएं बता सकते हैं? यहाँ हमें लोकगीतों की विशेषता बतानी है। तो उत्तर है लोकगीतों में क्या होता है? लचीलापन व ताजगी होती है। क्योंकि लचीलापन, क्योंकि इसे हम जहाँ चाहें जैसे बदल सकते हैं, अपनी राग में इसे गा सकते हैं। इसमें ताजगी होती है। ताजगी का मतलब ये जीवन के नए नए रंगों को लेकर आता है। लोकगीत हमारी परंपराओं से जुड़े होते हैं। ये त्योहारों और विशेष अवसरों पर ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। ये जितने भी यंत्र हैं इनके द्वारा इन लोकगीतों को गाया जाता है। लोकगीत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बढ़ते रहते हैं, यानी आगे जाते हैं। इनसे जनजीवन का विशेष उत्साह प्रकट होता है और इन गीतों से जनजीवन का यानी लोगों का एक उत्साह होता है। इन गीतों को गाने के लिए लोग बड़े ही उत्साहित रहते हैं। प्रश्न नंबर 5 पर सारे देश के डैश यहाँ दिया है अपने अपने विद्यापति हैं। इस वाक्य का क्या अर्थ है? पाठ पढ़कर मालूम करिए और लिखिए। उत्तर, पर सारे देश के डैश अपने अपने विद्यापति हैं। इस वाक्य का यह अर्थ है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक ऐसे कवि हैं जिनके गीत उस इलाके में प्रचलित हैं। जिस प्रकार विद्यापति जी के गीत जिस क्षेत्र के हैं वो वहाँ प्रचलित हैं, उसी प्रकार सभी क्षेत्रों के अपने अपने गीतकार हैं जिनके गीत अपने अपने क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। वे सब अपने क्षेत्र के विद्यापति हैं, अर्थात वे सब अपने क्षेत्र के महान और प्रसिद्ध कवि हैं। अर्थात वे अपने क्षेत्र के प्रसिद्ध कवि हैं।